जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का ये 13वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे नरम दल एवं गरम दल। तो नरम दल एवं गरम दल से रिलेटेड पहले फैक्ट्स देख करके और फिर अब तक के जितने भी पीवाई क्यू क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें ये चूँकि ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देखते हैं कि कांग्रेस में गरम दल एवं नरम दल। चूँकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया का जो युद्ध था, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, ये 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन के साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए जो ये बक्सर आंदोलन था तथा रूस पर जापान की विजय, यानी रूस पर जापान ने विजय प्राप्त की, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, यानी जापान की रूस पर विजय का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जो कि 1905 में जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन है कि प्रमुख जो पद्धति है वह राजवाम बंद आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की जो भागीदारी की मांग थी, भारतीयों की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल की अगर बात करें तो गरम दल के नेताओं का मुख्य जो मांगे थी वो अनुकूल परिघटन पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई, यानी बंट गया। 1907 में जो कांग्रेस थी वो दो पंथियों में बंट गया, एक तो आप कह लीजिए नरमपंथी, दूसरा गरमपंथी, अर्थात उदारवादी और जो उदारवादी राजनीति में, और अधिकांश जो नरमपंथी नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। कौन? ये नरमपंथी के जो नेता थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इसका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वह इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उदारवादी खेमे से संबंधित थे, वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता है। वह साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया।
वर्ष 1902 में वो बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरे थे लाला लाजपत राय और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये भी कथन पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। आगे जो है उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी जो दल था वो आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन हो। साथ ही साथ लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, भी ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी की जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू भाषा में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता जैसे लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक के महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। साथ ही साथ सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया या किसने कहा, तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। और किसे कहा, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल जो कि बर्मा में पड़ता है भेज दिया गया। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी, भी ध्यान रखिएगा। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और ये जेल में रहते हुए, मांडले जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वह प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व प्रारंभ किया। तो शिवाजी महोत्सव और गणपत पर्व ये जो है महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक
कि 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत भी पढ़ा था। तो ये दोस्तों नरम दल और गरम दल से रिलेटेड फैक्ट था। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं PYQ, उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो पहली घटना कह रहा है कि 1898 की इटली अबिसीनिया के युद्ध ने, तो ये इसने भी प्रभावित किया। चीन का जो बक्सर आंदोलन हुआ ये भी प्रभावित किया, और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन इसने भी प्रभावित किया, और रूस जापान के युद्ध में जापान की जो विजय हुई ये भी प्रभावित किया। तो यानी ये चारों जो घटनाएं हैं, ये चारों घटनाओं ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया। तो राइट ऑप्शन 1, 2, 3, 4 अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया का युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें से वर्ष 1905 में जो जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो है आंदोलन की जो पद्धति थी वो क्या थी। तो वो पद्धति थी राजा वामबंध आंदोलन, यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प सही है, राजा वामबंध आंदोलन। कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिनके परिणामस्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ। तो नरम दल एवं गरम दल का जो उद्भव हुआ वह किस कारण हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ। तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण, यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प सही है। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों में डिवाइड हुआ, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे। तो वो दोस्तों शहरी क्षेत्र से थे। जितने भी नरम दल के नेता थे वो शहरी क्षेत्र थे। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का बी विकल्प सही है, शहरी क्षेत्र। चूंकि उदारवादी राजनीति तथा राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी जो नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्र से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का डी विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वशासन की मांग रखी थी। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प है 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी उग्रपंथी नहीं था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ये तीनों लोग जो थे ये उग्रपंथी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे।
वह स्वभाव और मृद न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता। वह साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के नेतृत्व नेताओं में नहीं था? आपको नहीं बताना है, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक, ये तीनों लोग थे। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रवादी नेता नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों लोग उग्रवादी नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले इन नरम दल के नेता थे। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बीजी तिलक। 10 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प सही है, बीजी तिलक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई? ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ये कांग्रेस की प्रार्थना और याचना वाली जो नीति थी वो अंतोगत्वा समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो राइट ऑप्शन 11 नंबर का बी विकल्प सही है। कांग्रेस नेतृत्व की निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीति भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया और बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का बी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? ये आया था 1906 के बाद। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। कह रहा है कि 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर नरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित हैं। बाकी दादा भाई नौरोजी हुए, एस.एन. बनर्जी हुए, जी.के. गोखले हुए, ये सब ये जो नेता हैं ये नरम दल से संबंधित हैं। ये तीनों नेता सी और बी और डी किससे संबंधित है? नरम दल। और अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित है। पूछ रहा है गरम दल से कौन संबंधित है? तो 14 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है, अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा
गरम पक्ष के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभ यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने एक लेख में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वह क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी में चले गए। अरविंद घोष। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो उग्रवादी थे बिपिन चंद्र पाल। बाकी फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों लोग नरम दल के थे और गरम दल के जो नेता थे वो बिपिन चंद्र पाल थे। राइट ऑप्शन 15 का सी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है क्योंकि ये थे गरम दल से, और बाकी एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों लोग जो थे ये नरम दल से संबंधित हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल से संबंधित हैं। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। 17 नंबर का रहा शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय, यानी 17 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। लाला लाजपत राय, इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था? तो उदारवादी नेता कौन नहीं था? तो लाला लाजपत राय ये उदारवादी नेता नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों लोग उदारवादी नेता थे, जबकि लाला लाजपत राय एक गरम दल के नेता थे। तो राइट ऑप्शन 18 नंबर का डी विकल्प सही है, लाला लाजपत राय। 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प सही होने इसका डी विकल्प मैजनी। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने मैजनी, गैरीबॉडी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वह कौन थे? वह थे लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन 20 नंबर का सी विकल्प सही है, लाला लाजपत राय। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मध्यम वर्गीय नहीं था। कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? तो जो बाल गंगाधर तिलक है ये मध्यम वर्गीय नहीं थे, यानी मध्यम मार्गी नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी तथा मध्यम मार्गी नीतियों से नौ राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल, बाल और पाल का मोह भंग हो गया और बाल गंगाधर तिलक ने इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वह मध्यम मार्गी न होकर के उग्र नीतियों के समर्थक थे। तो राइट ऑप्शन 21 नंबर का बी विकल्प चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष, यानी राइट ऑप्शन 22 का ए विकल्प सही है, अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में चलाया गया था उसके प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। और इस आंदोलन के अन्य प्रमुख जो नेता थे लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक के महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल से थे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति
के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प सही है। और इसमें कह रहा है कि तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था और तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वह मुकदमा हार गए, किंतु उनका उचित प्रभाव हुआ। और आगे क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। राइट ऑप्शन 24 का सी विकल्प से वैलेंटाइन सिरोल। 25 नंबर कह रहा है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था बी सिरोल यानी वैलेंटाइन सिरोल ने। तो राइट ऑप्शन 25 का भी ए विकल्प सही है। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। यानी राइट ऑप्शन 26 नंबर का ए विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये 4 ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल या विलियम जो है जोन्स। तो इनमें जो है मैक्स मूलर ने कहा था तिलक के बारे में कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प है, मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वह एक लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपत उत्सव शुरू किया। या ई विकल्प कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें 28 नंबर में राइट ऑप्शन आपका ई विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वह जेल से बाहर आए तो वह एक राष्ट्रवादी नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन जो है ई विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। 1906 में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। यानी वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो कि इस समय बर्मा में पड़ता है, भेज दिया गया था। 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो जेल हुई थी 6 वर्ष। यानी राइट ऑप्शन 30 नंबर का भी विकल्प सही है, 6 वर्ष। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? पहला कह रहा है आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो ये बी वाला विकल्प सही है, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधन से स्वशासन प्राप्त करना। राइट ऑप्शन ये 31 नंबर का बी विकल्प सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि उग्रवादियों
कि हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प 32 का सही है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण पर आधारित। कथन ये है, कह रहे बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, और कारण कह रहा है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अब इसमें आपको देखना कि ए और आर दोनों सही हैं, या ए और आर दोनों से हर एक की सही व्याख्या नहीं है, या सी विकल्प ये सही है आर गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ये गलत है और आर सही है, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश किया था, किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। राइट ऑप्शन 34 का ए विकल्प सही, बाल गंगाधर तिलक। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रवादी उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 35 नंबर का। और 36 नंबर एक क्वेश्चन और है। 36 नंबर कह रहा है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली, और शौकत अली महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने भी जो है अर्थी उठाई थी। इसमें कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 की मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, साथ साथ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने भी उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू महात्मा गांधी के साथ इन दोनों लोगों ने, यानी 2 मुसलमान थे और महात्मा गांधी। तो ये दोस्तों रहा 36 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे नरम दल और गरम दल से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो आरओ हो, पीसीएस हो, या आपका एसएससी हो। एसएससी में तो 1 लाइनर बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो छोटा था लेकिन टॉपिक थी, हम सोच रहे हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास का, तो ये है नरम एवं गरम दल। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।